हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ स्टडी चैनल द ऑल एग्जाम सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं जो फिजिक्स की है, ठीक है ना। जो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, लगभग सभी एग्जामों में जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, हमारे प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? ठीक है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, जब भी कोई आदमी सीढ़ी पर चढ़ता है तो उसकी अधिक ऊर्जा खर्च होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी का नीचे की ओर खींचता है और हम लोग ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं, इसलिए सबसे अधिक ऊर्जा खर्च होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम यह ठहराता है कि किसी भी ऊर्जा का ना नाश किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना। वैसे ही द्रव का ना सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज में, यह है वाटर साइकिल, ठीक है ना। जैसे क्या होती है जी, जब भी पानी जो होती है वे इपोरेशन के कारण सूरज के ताप से इपोरेशन हो जाती है और वो बादल बन जाती है। बादल बनने के बाद जाके फिर वापस पृथ्वी पर रेन के रूप में, बारिश के रूप में गिरती है, ठीक है ना। और फिर वापस से फिर इसी नदी पे चली आती है। वैसे ही द्रव का क्या होता है, जो द्रव का ना ही सृजन होता है ना ही विनाश होता है। जैसे अगर हम लोग द्रव को गर्म करते हैं तो उसमें से वापस बन के ऊपर चली जाती है वायुमंडल में, और वहाँ से फिर बादल बन के फिर वापस नीचे गिर जाती है, और फिर पानी का यही साइकिल होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो द्रव चालित ब्रेकों में का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, पास्कल के नियम का, टोरिसेली का नियम का, आर्किमिडीज का नियम का, या न्यूटन का नियम का। इसका सही आंसर आप लोग बताओ। तो द्रव चालित यानी हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक में किसका नियम का अनुप्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम का प्रयोग होता है द्रव चालित ब्रेकों में, या हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे इस बीच में जो भी होते हैं वो वाइल होते हैं, ठीक है ना। वाइल अंदर रहते हैं इसके पाइप के द्वारा, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग इधर से ब्रेक लगाते हैं, दिख रहा होगा, तो जब वाइल जब यहाँ पे कंप्रेस होके नीचे आता है तो यहाँ पे जो इसकी सॉकेट लगी होती है, जो इसका रबर लगी होती है ब्रेक को पकड़ने के लिए, एक इसको मानते हैं व्हील यानी चक्का, ठीक है ना। तो उसको क्या करता है, जैसे हम लोग ब्रेक लगाते हैं, ठीक है ना, तो हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, जैसे द्रव नीचे आता है और इसके अणु दोनों इस ब्रेकर को, जो भी रबर होते हैं, आगे की ओर ढकेल देते हैं और चक्का इससे जाम हो जाता है, ठीक है ना। और इससे गाड़ी में ब्रेक लगता है और गाड़ी रुक जाती है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक आप लोग जान गए। एक वैसे ही होता है, एक नीचे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये भी होती है पास्कल के सिद्धांत पे ही ये भी निर्मित होती है। कोई भी वाहन को, अगर भारी वाहन को उठाने के लिए, उसमें भी हाइड्रोलिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है ना, जिसको उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक छोटे से पाइप पे हम लोग दबाव देते हैं, ठीक है ना। यहाँ के जो भी अणु होते हैं, मोलिक्यूल्स, छोटे 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 जितने भी मोलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ के मोलिक्यूल्स को बराबर फोर्स देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ से अगर हम लोग इसको इस पे कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना, या इस पे दबाव हम लोग डालते हैं, तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स सघन होके इधर के मॉलिक्यूल्स को, पूरे मॉलिक्यूल्स को ऊपर करते हैं, ठीक है ना, जिससे वाहन जो होती है, बहुत भारी वाहन भी अच्छे से उठ जाती है। इसको हाइड्रोलिक प्रेशर
कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेल की पटरियों अपने वक्रों यानी जो कर्व होती है उस पर किस कारण से बैंकेट की गई होती है, ठीक है ना। जो रेलवे की पटरियों की जो कर्व होती है उस पर किस कारण से बैंकेट की गई होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, आप लोग बता सकते हो, कमेंट में बताना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, ठीक है ना। जो क्या होता है अभिकेंद्रीय बल, जो अंदर की ओर जो बल होता है ना, बल प्राप्त किया जा सकता है। अब आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा कि कर्व जो होता है वो बैंकेट क्यों की गई होती है। तब मैं आपको इमेज दिखाता हूँ तो आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए इमेज, यहाँ से जो रेलगाड़ी की जो पटरियाँ होती है वो कर्व की होती है। जैसे इसकी चक्का की यहाँ से समझो आप थोड़ी सी ऊंचाई जो है और इसकी ऊंचाई थोड़ी कम होगी, ठीक है, तब जाके थोड़ी सी बैंड होती है, ठीक है ना। ऐसे बैंकेट होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रेल की पटरियाँ ऐसी हुई और इस पे जो होती है और इसका जो होना चाहिए इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये कैसे है, तो इस पे जो बना होता है ये नीचे की तरफ से ऐसे है, यानी बीच में इतना सा मार्जिंग होता है, ठीक है ना, जिसको क्रॉस लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को जीरो क्रॉस लेवल है और नीचे वाले को क्रॉस लेवल है, यानी थोड़ी सी तिरछा है ना, जिसको बोलते हैं थोड़ी सी तिरछा बनी होती है रेल की पटरियाँ। एक इधर मैं दिखाता हूँ, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा रेल की पटरियाँ बिल्कुल बराबर में नहीं होती, थोड़ा सा एक नीचे और एक थोड़ा सा ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि अभिकेंद्रीय बल बराबर मिल सके, ठीक है ना। और इसी अंदर इसी बल पे इसी पे पूरी ट्रेन का भार इसी अभिकेंद्रीय बल यानी पूरे सेंटर पे बना रह सके, जिससे ट्रेन जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ट्रेन की पलटने की संभावना नहीं होगी, ठीक है ना। वैसे ही सड़क पर भी एकदम जो भी रोड होते हैं ना एकदम पूरा प्लेन नहीं होते हैं, थोड़ा सा कर्व टाइप के बैंकेट किए होते हैं, एक थोड़ा सा ऊंचा और एक थोड़ा सा नीचा होता है। क्यों? क्योंकि वो भी अभिकेंद्रीय बल बनाए रखे। अगर पूरा प्लेन होगी सड़क तो क्या होती है उस पर प्लेन चलते चलते वो बाह्य की तरफ फोर्स लगने लगेगा, ठीक है ना, जिससे अपकेंद्रीय बल ना होके अभिकेंद्रीय बल ना होके अपकेंद्रीय बल हो जाएगी, ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल हो जाएगी तो बाहर की तरफ से फोर्स लगेगा तो गाड़ी भी यहाँ पे पलटने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है ना। और कर्व रहता है, बैंकेट की गई रहती है सड़क, तो उस पर अभिकेंद्रीय बल लगता है जिससे गाड़ी पलटती नहीं है, उसी पे बल लगा रहता है। ओके, चलिए आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? अब आप लोग बता सकते हो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। बिल्कुल, आप इमेज में देख सकते हैं जैसे ही साइकिल है, साइकिल जो चल रही है ये अपने केंद्र की ओर झुकी रहती है, क्योंकि इसका गुरुत्व जो है बना रहे और ये गिरने से बचे, ठीक है ना। जो बल इसका है वो अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करे, नॉट अपकेंद्रीय बल पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, ऑप्शन ए है बाहर की ओर झुकता है, बी अंदर की ओर झुकता है, सी आगे की ओर झुकता है, या डी बिल्कुल नहीं झुकता है। तो इसका सही आंसर होगा अंदर की ओर झुकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है ना। अभी मैंने आप लोगों को बताया। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उससे क्रीम बाहर निकल जाती है, किस कारण से क्रीम अलग होती है, ठीक है ना। तो किस कारण से क्रीम अलग होती है? ऑप्शन ए है अपकेंद्रीय बल, बी है अभिकेंद्रीय बल, डी है घर्षण बल और सी है गुरुत्वीय बल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल के कारण या बाहर निकलती है। जब हम लोग दूध को मथते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, जो दही होती है कर्ड को मथा जाता है, इसमें से क्रीम निकलती है, ठीक है ना, और दूध भी मथा जाता है, उससे भी
क्रीम निकलती है, ठीक है ना। तो वो किस बल पे कार्य करती है, तो वो अभिकेंद्रीय बल पे कार्य करती है, यानी जो इसके बाहर की तरफ फोर्स लगते हैं उस पर, ठीक है ना। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ तो आपको शायद इसमें समझ में आ जाए। यहाँ जो भी है, यहाँ से जो हम लोग यहाँ से जो ऐसे हम लोग मथते हैं तो यहाँ क्या करती हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं पहले बाहर आते हैं, ठीक है ना, बाहर की ओर फोर्स लगते हैं, बाद में ये अंदर की तरफ जाती है। वैसे देखने से अभिकेंद्रीय अब अभिकेंद्रीय बल लगेगा, लेकिन एक्चुअली में यह है अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाहर आती है, बाहर आने के बाद अंदर जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तब जाके यहाँ से बाहर जो भी है क्रीम अलग हो जाती है दूध से, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होती है, जो बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, और अभिकेंद्रीय बल जो अंदर की तरफ सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है। ओके, आई होप आप लोगों को आप समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। जब पानी का बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, तब पानी की बाल्टी उसकी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरती है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। बिल्कुल, जो अपकेंद्रीय बल होता है वो पानी के बल से, पानी का जो वजन होता है उससे अधिक होता है। जब काफ़ी तेज़ी से हम लोग घुमाते हैं तो बाह्य जो बल होता है, जो अपकेंद्रीय बल होता है, वो पानी में जितना भी पानी होता है उससे ज़्यादा होता है, इसलिए पानी वहाँ से गिरता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि पानी में क्या होता है, वो बाहर की तरफ फोर्स लगाया रहता है, नीचे जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी की तरफ फोर्स नहीं लगती है, ठीक है ना। तो जब अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा होगा तो एक्चुअली पानी क्या होगी, तो पानी बाहर की तरफ निकलना चाहेगी, अंदर की तरफ नहीं निकलना चाहेगी। तो जब बाहर की तरफ निकलना चाहेगी, लेकिन बाहर की तरफ तो बाल्टी एक तरफ बंद होती है ना, तब ना पानी उसमें रुकता है, और एक तरफ खुला होती है। तो हम लोग जब उसको ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं तो क्या होती है, तो बाहर की तरफ निकलती है, यानी जिधर बंद रहता है उधर पानी निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उधर तो बंद है, इसी कारण से पानी नीचे नहीं गिरती है, क्योंकि अब केंद्रीय बल क्या होती है, वो अधिक होती है पानी के वजन से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैं आपको अभी मैंने बताया था, एक और इमेज है यहाँ पे, देखिए ये अब केंद्रीय बल है। जो भी हम लोग यहाँ पे जो भी झूला होता है जो घूमता है, तो इस पे से जो भी लोग होते हैं ये अब केंद्रीय बल के तरह कार्य करता है, और सेंटर से दूर रहता है सब लोग, ठीक है ना। और अभिकेंद्रीय बल होगी तो वो सेंटर की तरफ हो गया सब लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी झूला अगर झूलते हैं तो इसमें कौन सा बल लगता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें भी अपकेंद्रीय बल लगता है। ओके, जो बाहर की तरफ जो सेंटर से दूर भेजता है बल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, ऑप्शन है अपकेंद्रन, बी है अपवहन, सी है अपकेंद्रन, और डी है विसरण। एक उपकेंद्रन है और सी है अपकेंद्रन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रन, ठीक है ना। वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करती है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, जो भी यहाँ पे हम लोग कपड़ा डालते हैं अंदर, वो क्या करते हैं, वो बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ पे अपकेंद्रीय बल होती है, अभिकेंद्रीय बल नहीं होती। वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है ना। अब मैं वॉशिंग मशीन में दिखा रहा हूँ। तो वॉशिंग मशीन में एक मोटर लगी होती है, ठीक है ना, यहाँ पे, और इसमें जब हम लोग कपड़ा डालते हैं तो ये पूरे कपड़ा को इधर बाहर की तरफ हटाती है, ठीक है, और जिससे इसमें कपड़ा टकराता है और जिससे कपड़ा साफ होती है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है, ठीक है ना। तो चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें है पृथ्वी के निकट है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या सूरज की प्रकाश प्राप्त करता है, या ऑप्शन डी है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को पता होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका गैस का अणुओं का जो पलायन वेग है ना, इसका वर्ग के
माध्य मूल वेग से कम होता है, इसीलिए वहाँ पे हवा रुकती नहीं है, हवा उड़ जाती है वहाँ से, ठीक है ना। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन ले जाकर अगर हम लोग वहाँ पर रखते हैं तो क्या होगी, ऑक्सीजन वहाँ से प्लायन कर जाएगी। प्लायन क्यों कर जाएगी, क्योंकि उसका जो माध्य मूल वेग है वो कम होता है, ठीक है ना। जो उसका मतलब एक तरह से आप लोग समझो जो इसकी ग्रेविटी होती है ना चंद्रमा की ग्रेविटी कम होती है, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा की ग्रेविटी कम होती है। आप लोगों को पता होगा 1/6, ठीक है ना। भाग अगर हम लोगों का यहाँ पे अगर वजन 10 kg हो कोई पृथ्वी पर, तो वहाँ पर अगर सामान जाए, ठीक है ना, जो भी वस्तु, तो वहाँ पे 10/6 हो जाएगी, ठीक है ना, वहाँ पे वजन। अब इसको आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 पॉइंट, तो इसका हो जाएगा 1.6, वैसे 1.66 करके कुछ आएगा ऐसे ही, ठीक है ना। आप लोग डिवाइड कर लीजिए, तो वहाँ पे वजन इतना कम हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, तो वहाँ का जो मैंने बताया, इसीलिए वहाँ जो हवा जो है वहाँ पर रुकती नहीं है, ठीक है ना, वो प्लायन कर जाती है, वहाँ से उड़ जाती है, ठीक है ना। और हमारी पृथ्वी पर जो है इसका ग्रेविटी अधिक होती है और उसका माध्य मूल वेग जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए हवा को आकर्षित करके खींच कर रखता है, ठीक है ना, अपनी तरफ। और लेकिन चांद ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है ना। चलो, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी जो चंद्रमा पर ऑक्सीजन या कोई भी हवा क्यों नहीं है और धरती पे क्यों है, अपनी अर्थ पे, है ना। चलो ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए बस इतना से ही। थैंक यू फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जितने भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सभी जगह जरूर शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।